हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स नाउ स्टार्ट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सी आपने क्लास 11th में पढ़ा था फाइनल अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, पर्टिकुलर पर्सन का बनाते थे, जो उसका बिजनेस था उसका बनाते थे। उसमें हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एग्जैक्टली सेम हम पार्टनरशिप के अंदर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर मैं रिविजिट करूंगा क्लास 11th के लेक्चर, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। और उसका कंसेप्ट क्या है, बिकॉज ये कंसेप्ट इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको इसको इन डेप्थ में पढ़ना है तो आप क्लास 11th के लेक्चर्स प्लीज देखना मत भूलिए। उसका लिंक भी दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो देखिए, सो दैट आपको आइडिया लग सके हाउ द फाइनल अकाउंट्स ऑपरेट। ओके फ्रेंड्स, चलो लेट्स नाउ स्टार्ट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सी पहले तो मुझे ये बात बताओ, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, कोई भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हम बनाते क्यों हैं, अल्टीमेटली जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, वो हम करते क्यों हैं, वो हम करते हैं इसलिए जिससे मुझे फाइनल अकाउंट बना सकूं, मेरी रिपोर्ट कार्ड बन सके। और वो जो रिपोर्ट कार्ड आप पूरे साल 11th में 12th में मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं कि आपकी रिपोर्ट कार्ड के लिए उसमें मार्क्स अच्छे आ जाएं, आपकी नॉलेज बढ़ जाए। सेम वे हम पूरे साल एंट्रीज क्यों करते हैं, एंड में हमें मालूम चले हमने कितना कमाया, कितना हमने गवाया, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस क्या हुआ, हमारे पास क्या क्या हमारे पास पड़ा हुआ है। क्लियर है। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी वही तीन चीजें होती हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट याद है ना, 11th में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता, एक ये स्टेटमेंट होता है, पर दिस इज अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और आपको याद है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है। अगर नहीं याद है तो मैं फटाफट यहाँ पे आपको रिविजिट कराऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। ओके, पहले तो हम ना जो भी हमारा फाइनल अकाउंट बनता था उसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो देखो स्टेप्स क्या थे। सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 था, क्या था, हम बनाते थे जनरल। जब भी कोई एंट्री करते थे तो हम बनाते थे जनरल या फिर सब्सिडरी बुक। सो ये सब भूल गए, अरे 11th में पढ़ा था ना। जैसे हमारी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, हमने क्या किया, हमने बनाई जनरल बनाई। जनरल मतलब जहाँ पे हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दो ही होती हैं, या तो जनरल या फिर सब्सिडरी बुक। जनरल में हम एंट्री करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक आ गया, सेल्स बुक आ गया, परचेज बुक आ गया, उसमें हम एंट्री करते हैं। तो हम सबसे पहले जब कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी एंट्री करते हैं, सबसे पहले जनरल और सब्सिडरी बुक के अंदर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम करते थे लेजर बनाते थे, प्रिपरेशन ऑफ लेजर। लेजर बनाते थे। आपको याद है ना, हम क्या करते थे, सबसे पहले हम बनाते थे जनरल बुक, जनरल बुक से हम ट्रांसफर करते थे लेजर के अंदर ट्रांसफर करते थे। यस, कोई भी हम एंट्री करती थे उसको हम सबको कहां ट्रांसफर करते थे, हम ट्रांसफर करते थे लेजर के अंदर। याद है ना, अकाउंट बनाते थे, लेफ्ट अकाउंट डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। यस, एग्जैक्टली सेम। तो सबसे पहले हम जनरल बनाएंगे, एंट्री पास करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। उसके बाद हम एक्स अकाउंट को पोस्ट करेंगे, एक्स का लेजर बनाएंगे, वाई का लेजर बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टेप 3 करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, लेजर बना दिया हमने, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सारे अकाउंट हमने बना दिए। अब उन सब का जो बैलेंस होता था वो हम कहाँ लिखते थे, ट्रायल बैलेंस में लिखते थे। याद है ना, ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। और डेबिट के अंदर डेबिट कॉलम जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, परचेज अकाउंट, एसेट अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और क्रेडिट के अंदर सेल्स अकाउंट, कमीशन इनकम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये सब कहाँ होते थे, क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता था, और अगर इक्वल नहीं होता था तो हम कहाँ डालते
डालते थे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर भी हम डालते थे। याद है ना आपको? तो समझ में आया। पहला स्टेप आप जनरल बनाओगे, जैसी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई आपने एंट्री पास की, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करोगे। उसके बाद आप लेजर बनाओगे, वो आप पोस्ट करोगे लेजर के अंदर। लेजर के बाद आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, सारे लेजर्स के बैलेंस निकालोगे, ट्रायल बैलेंस में डालोगे। एंड द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता था, हम ये सब क्यों करते थे? अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। और फाइनल अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। हम ट्रेडिंग अकाउंट सारे नॉमिनल अकाउंट हम शिफ्ट करते थे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और फिर हम बैलेंस शीट बनाते थे। और बैलेंस शीट में जाता है सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट ही जाता है, और पर्सनल अकाउंट जाता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते थे? बैलेंस शीट के अंदर। तो हम क्या बनाते थे फाइनल अकाउंट में? क्या बनाते थे? ट्रेडिंग, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हम बनाते थे बैलेंस शीट। क्लियर है? चलो अब हम करेंगे कि हम ये फाइनल अकाउंट बनाते क्यों थे, हमारा मेन पर्पस क्यों था, तो उसका हमारा क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहले हम वो लिखते हैं इस पे। सो स्टूडेंट्स, हम फाइनल अकाउंट बनाते क्यों थे, आज हम उस पे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। इसी फाइनल अकाउंट हम बनाते इसलिए हैं जिससे हमें मालूम चल सके कि हमने पूरे साल कितना कमाया, कितना हमें गवाया, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता था? ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। याद है ना? ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट, और वहां पे निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉ। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलता था जहां पे हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते थे, और वहां पे निकलता आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकलता था। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहां से निकलता था? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है आज हमारे पास क्या क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आज आपके पास क्या क्या है, तो आप मुझे बताओगे हाँ मेरे पास एक कैश है पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, घर है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। तो वो क्या बताता था? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के पास अभी क्या क्या पड़ा हुआ है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस के पास अभी इतना कैश है, इतने सारे उसके पास कंप्यूटर है, इतनी सारी उसने बिल्डिंग दे रखी है, एक्सेट्रा। फोर्थ, टू नो द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर, मुझे कितने रुपए लोगों से लेने हैं, कितने रुपए लोगों को देने हैं रिगार्डिंग द परचेज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। मतलब मैंने ये पेन बनाता हूं तो पेन बनाने के लिए मैंने कुछ सामान खरीदा होगा और उनको पैसे नहीं दिया तो वो क्रेडिटर। मैंने पेन बनाने के लिए मैंने पेन जब बेचा तो मैंने उनसे पैसे नहीं लिए तो वो होते हैं डेटर्स। क्लियर है? तो ओके, टू प्रिपेयर द अकाउंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। यार हम अकाउंट बनाते क्यों हैं? फ्यूचर प्लानिंग के लिए। अगर मुझे मालूम चल रहा है हाँ ठीक है मुझे दिल्ली में इतना फायदा हो रहा है तो मुझे लग रहा है हाँ दिल्ली में और एक्सपेंड करूं, मुझे लग रहा है बेंगलोर में इतना फायदा हो रहा है तो यहाँ एक्सपेंड करूं, मुझे लग रहा है कि कोलकाता में थोड़ा नुकसान हो रहा है तो वहां पे मैं एक्सपेंड नहीं करूं। तो ये सब कैसे मालूम चलेगा जब तक आप फाइनल अकाउंट नहीं बनाओगे। क्लियर है? चलो ये पॉइंट भी हो गया। टू फाइंड द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। देखो होता क्या है, देखो जब हम भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कहीं से पैसे उधार भी लेते हैं और हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हमें मालूम चलना चाहिए कि भाई हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और जो पैसा जो हमारा आ रहा है क्या वो हमारा ठीक तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सोर्स एंड एप्लीकेशन यूज ऑफ द फंड। ओके, टू नो द फर्म के गुडविल। भाई जब हम फाइनल अकाउंट इसलिए बनाते हैं, हमारी गुडविल क्या है? व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की रेपुटेशन का जो होता है ना, जो बिजनेस की नाम होता है, जैसे एप्पल कंपनी है उसका नाम है, आईफोन का नाम है, सैमसंग का नाम है, कैडबरी का नाम है, गुडविल। तो ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? जब तक मैं फाइनल अकाउंट नहीं बनाऊंगा तब तक गुडविल कैलकुलेट करना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट और इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा जब तक हम फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो कंपनी की गुडविल की वैल्यू क्या है, नाम की वैल्यू क्या है, आईफोन की वैल्यू क्या है, सैमसंग की वैल्यू क्या है, वो सब कैसे मालूम चलेगा? वो मालूम चलेगा फाइनल अकाउंट बनाने से। एंड द लास्ट, टू कैलकुलेट द टैक्सेस। हम टैक्सेस कैसे निकालेंगे? हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करने पड़ते हैं, तो टैक्स कैसे निकालेंगे, कितना टैक्स पे करना है, वो भी टैक्स हमें प्रॉफिट पे बेस या प्रॉफिट निकालने के लिए हमें फाइनल अकाउंट बनानी पड़ेगी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल द नेसेसिटी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। नाउ लेट स्टार्ट विद कि भाई फाइनल अकाउंट्स में हम कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फटाफट क्विक रिविजिट करते हैं, जरूरी है रिविजिट करना। स्टिल मैं
आपको कह रहा हूं, अगर आपको ये बहुत इन डेप्थ में पढ़ना है तो प्लीज प्लीज जो मेरे 11th के लेक्चर्स हैं फाइनल अकाउंट, वो आपको देख लेना, बिकॉज उससे आपका जो जो कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूं आपने 11th में फाइनल अकाउंट ठीक से पढ़ा होगा, और यहां पे मैं रिविजिट करा रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट इन डेप्थ में अगर पढ़ना है तो वो लेक्चर्स देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स नाउ डील विद द फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। तो पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट पे डील करता हूं। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम मालूम करते हैं हमारा जो हम जिस चीज में हम प्राइमरी डील करते हैं। अगर मैं पेन बनाता हूं, मेरा बिजनेस है पेन बनाने का, तो पेन बनाने में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, पेन बनाने में, यस ओनली, देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेन बनाने में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। तो यहां पे कौन कौन से खर्चे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? वो ही खर्चे आएंगे जो डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट मतलब जो इसके अंदर डायरेक्टली लगते हैं, वो वाले खर्चे आएंगे। उसके बिना ये सामान नहीं बन सकता। पेन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए मुझे बताओ सर। पेन बनाने के लिए ये पेन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए सर? पेन बनाने के लिए मुझे चाहिए एक तो प्लास्टिक चाहिए। भैया प्लास्टिक के ना पेन बनेगा? नहीं बनेगा। तो प्लास्टिक का खर्चा कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। पेन बनाने के लिए मुझे सर इसके अंदर इंक डालनी है, तो वो कहाँ जाएगा सर? वो भी ट्रेडिंग में। उसके बिना पेन बन सकता है? नहीं बन सकता। सर पेन बनाने के लिए मुझे ये निप चाहिए, तो वो भी कहाँ जाएगा सर? वो भी ट्रेडिंग में जाएगा। तो पेन बनाने के लिए मुझे एक मजदूर चाहिए, एक लेबर चाहिए जो मेरा पेन बनाए। क्या बिना लेबर के पेन बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता। तो उसका खर्चा कहाँ जाएगा? यहां जाएगा। ओके, तो पेन बनाने के लिए मुझे फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिना उसके काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है, भाई मेरी फैक्ट्री में जो खर्चा हो रहा है वो पेन बनाने के लिए तो हो रहा है, तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? तो फैक्ट्री के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे ऑयल चाहिए, मैंने जो भी खर्चे किए फैक्ट्री में वो सब कहाँ जाएंगे? वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे। क्लियर है? सर एक मिनट, मेरी फैक्ट्री, सपोज करो कि मैं रहता हूं मुंबई रहता हूं और मेरी फैक्ट्री है थाने में, मेरी फैक्ट्री है थाने में। तो एक बात बताओ, नहीं हाँ मैं मुंबई रहता हूं, मेरा जो ऑफिस है वो नरीमन पॉइंट पे है, और मेरी जो फैक्ट्री है जहां पे मैं पेन बनाता हूं वो है थाने के अंदर। तो एक बात बताओ सर, कौन सा खर्चा यहां जाएगा? एक बात बताओ, जो थाने के अंदर जो आपकी फैक्ट्री है वहां पे जो भी खर्चा इंकर्ड हो रहा है वो यहां जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो ये पेन बन ही नहीं सकता। पर सर मैं नरीमन पॉइंट पे रह रहा हूँ, नरीमन पॉइंट के अंदर भी मैंने लोगों को हायर किया है, यहाँ पे भी मेरे एम्प्लॉई हैं जो मेरा सामान बेचते हैं, आगे जाके जो अकाउंट हैंडल करते हैं, क्या वो खर्चे भी यहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या उसके बिना पेन बन सकता है क्या? हाँ सर पेन बन सकता है। आप एक बात बताओ, आप अपने फर्म में एक सीए हायर करते हो, अकाउंटेंट हायर करते हो, क्या उसके बिना पेन बन जाएगा? हाँ सर, उसकी तो क्या जरूरत है, पेन बनाने के लिए नहीं, वो तो अकाउंट्स रखने के लिए है। आपने एक सेल्समैन हायर किया जो पेन बेचता है, जो पेन बेचता है, उसकी सैलरी क्या होगी? सर एक मिनट, उसकी सैलरी बिना, उसके बिना पेन बन सकता है? हाँ बन सकता है ना उसके बिना, वो तो बेचने में हेल्प कर रहा है। तो जो भी खर्चे मेरे बेचने में जाते हैं, आई हैव टू सेल, उसका जो भी खर्चा होगा वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जो मैं आपको बाद में डील करूंगा। तो एवरी एक्सपेंस विच गोज इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, उसके बिना वो गुड्स एंड सर्विस नहीं बन सकता, उसको मैं कहाँ डालूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालूंगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बाकी सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। जो खर्चा इसके बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे सेल्समैन का कमीशन हो गया, ऑडिट फीस हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस जो मेरा फैक्ट्री, जो मेरा ऑफिस में लगा हुआ है, वो सब क्या है? वो सब कहाँ जाएंगे? वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, क्योंकि उसके बिना पेन बन सकता है। तो आपका प्राइमरी देखना है कि ये खर्चे के बिना मेरा गुड्स बन सकता है क्या? हाँ, अगर आपको लग रहा है गुड्स बन सकता है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अगर वो लगता है उसके बिना गुड्स नहीं बन सकता तो हम कहाँ जाएंगे? उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर।
क्लियर है या नहीं क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई। तो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो पहले हम देखते हैं फटाफट इसमें कौन कौन से खर्चे, कौन कौन सी इनकम आएगी। देखो हम पहले डेबिट साइड में डील करें, चलो पहले डेबिट साइड में डील करते हैं। ओपनिंग स्टॉक आएगा। भाई हम जब भी कोई बिजनेस, हमारा जब रनिंग बिजनेस होता है तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनता है। आपको नहीं पता क्या? अरे भाई लास्ट ईयर मैंने 1000 पेन बनाए और मेरे 400 ही बिके। लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल के पहले मैंने 1000 पेन बनाए थे, 400 ही बिके, तो 600 रुपये क्या हो गए मेरे पास पेन अभी भी, 600 पेन अभी भी पड़े। तो वो इस साल मैं स्टार्ट करूंगा तो इस साल में मेरे 600 पेन मेरे पास अभी पड़े हैं, ओपनिंग स्टॉक में जाएगा। क्लियर है? टू परचेज, जो भी मैं खर्चा करूंगा, परचेज करूंगा, वो यहाँ जाएगा। मैंने इस साल और पेन बनाए, मैंने पेन के लिए इंक खरीदी, मैंने पेन के लिए प्लास्टिक खरीदा, वो सब कहाँ जाएगा सर? वो सब भी यहाँ जाएगा। तो जो भी पेन बनाने के लिए परचे, मतलब मैंने एग्जांपल दिया, पेन आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। ओके, इस साल मैंने जो भी खरीदा, रॉ मटेरियल, यस द वर्ड इज रॉ मटेरियल, इसका जो सामान होता है इसको मैं बोलता हूँ रॉ मटेरियल। परचेज किया मैंने, परचेज अगर कुछ किया और वापस किया, भाई मैंने आज सपोज करो कि 300 रुपये का सामान खरीदा और मैंने 100 रुपये का वापस कर लिया, तो अल्टीमेटली मैंने कितना खरीदा? 200 रुपये का। भाई 300 का खरीदा खर्चा, 200 का मैंने 100 का वापस कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, तो 200 रुपये, तो 200 यहाँ आएगा, 300 माइनस 200। क्लियर है? ये सब 11th में हम पढ़ चुके हैं, ये हम रिविजिट कर रहे हैं। उसके बाद कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जो कैरेज जो सामान लाने के लिए होता है। मैंने ये पेन के लिए इंक खरीदी है, मैंने लेट सपोज मैंने इंक खरीदी अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद से मुंबई लाने का जो खर्चा है वो कहाँ है? उसके बिना सामान बन सकता है क्या? सर मैंने इंक खरीदी अहमदाबाद से, तो वो अहमदाबाद में खड़ी पड़ी क्या करेगी? जब तक मैं उसको मुंबई में थाने के अंदर नहीं लाऊंगा तब तक वो कैसे होगी, कैसे काम आएगी? तो जो उसको लाने के लिए ऑटो का, ट्रेन का, फ्लाइट का जो भी खर्चा है वो कब यहाँ जाएगा। उसके बाद आएगा कैरेज इनवर्ड, उसके बाद फ्रेट का खर्चा आएगा। उसके बाद डॉक चार्जेस का मतलब होता है जो जहाँ पे हमारा शिप होता है ना, वो आएगा। तो फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं? भाई अपना जो अगर मैं ट्रेन से कुछ सामान मंगा रहा हूँ तो नॉर्मली इसको फ्रेट बोलता हूँ, या मैं ट्रक से मंगा रहा हूँ तो भी मैं इसको वो बोलता हूँ। तो कैरेज और फ्रेट में बस वही थिन डिफरेंस है, कुछ लोग कैरेज बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेट बोलते हैं। तो ओके, सारे जो भी खर्चे हैं लाने के, ध्यान रखना लाने के, बेचने के नहीं। मैंने पेन बना लिया और उसके बाद मैंने मुंबई में पेन बना दिया और उसके बाद मैं उसको बेंगलोर में बेचने के लिए मैं कुछ वो ट्रेन का खर्चा कर रहा हूँ, वो यहाँ नहीं आएगा। जो चीज़ बनाने के लिए इंक लाया, उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, उसके पेन कैसे बनेगा बिना इंक के? तो इंक लाने का खर्चा यहाँ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फ्रेट का हो गया। डॉक चार्जेस भी यहाँ जाएंगे। डॉक चार्जेस मतलब जो शिपिंग के चार्जेस होते हैं। वेजेस भी यहाँ जाएगा। वेजेस मतलब होता है, देखो वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टर्म आएगी, वेजेस एंड सैलरी। देखो वेजेस होते हैं, नॉर्मली हम पे करते हैं किसी लेबर को पे करते हैं जो हमारा मजदूर होता है, जो हमारा ये पेन बनाता है। क्लियर है? अब इसको हमने आजकल हम इसको अलग अलग टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं, सैलरी भी बोल सकते हैं, बट प्राइमरी हम उसको वेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। मतलब जो मेरा सामान बनाने में जो भी लेबर लगा हुआ है उसको मैं बोलता हूँ वेजेस बोलता हूँ। तो मेरे फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं और पेन बना रहे हैं, उन सबको जो भी मैं पे करता हूँ उसको मैं वेजेस के हेडिंग में देता हूँ। तो वो वेजेस कहाँ जाएंगे? यहाँ पे। तो लेबर यूनियन नहीं होती, तो उनके जो तनख्वाह होती है ना, जो भी उनकी सैलरी, जो भी उनका जो भी हम उसको पैसे देते हैं, उसके बिना तोरी बन सकता है, वो यहाँ जाएगा। सर मैंने एक सेल्समैन, मैंने एक हायर किया पर्सन जो मेरा अकाउंट्स देखता है, उसकी सैलरी नहीं जाएगी। अरे उसके बिना तो सामान बन सकता है ना, उसकी क्या जरूरत है सामान बनाने की? वो तो बुक्स मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, उसके बाद डॉक चार्जेस, वेजेस, कस्टम ड्यूटीज। यस, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि मैंने बाहर से सामान मंगाया और सामान मैंने जैसे ही मंगाया तो मैंने कस्टम पे किया। मैंने एक ये पेन बनाने के लिए मुझे एक प्लास्टिक चाहिए जो सिर्फ अमेरिका में मिलता है और अमेरिका से मैंने यहाँ मंगाया और मैंने कस्टम ड्यूटी पे की। वो कस्टम ड्यूटी के बिना क्या मेरा सामान बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक वो सामान मेरी फैक्ट्री में नहीं आएगा, सामान कैसे बनेगा? तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। ओके, वेजे, कस्टम ड्यूटी, प्रोडक्टिव वेजेस। व्हाट इज प्रोडक्टिव वेजेस? वो वेजेस जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, प्रोडक्टिव
वेजेस, वो वेजेस जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है उसको मैं बोलता हूं प्रोडक्टिव वेजेस। क्लियर है? तो वो वेजेस, सपोज करो कि ये एक मैंने कोई एक लेबर को पे किया जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, उसको मैं बोलूंगा प्रोडक्टिव। वो भी कहां जाएगा? फैक्ट्री में। आपका लॉजिक सिंपल होना चाहिए यार कि एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है क्या सामान बनाने के लिए? यस, तो वो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है? उसके बाद आएगा इंपोर्ट ड्यूटी, सारा इंपोर्ट ड्यूटी यहां जाएगा। जो भी मैंने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट ड्यूटी मैंने गवर्नमेंट को पे किया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में कब करता हूं? इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से सामान यहां ला रहा हूं, अमेरिका से, चाइना से, ताइवान से यहां ला रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं इंपोर्ट। ठीक है? और अगर मैं सामान यहां से आउट ऑफ इंडिया बेच रहा हूं, अमेरिका बेच रहा हूं, जापान बेच रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट ड्यूटी यहां आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा। इंपोर्ट चाहिए, सामान लाने का खर्चा यहां जाएगा। सामान यहां से अमेरिका बेचने के, जापान बेचने के लिए, वो तो मैं बेचने का खर्चा है ना, वो यहां नहीं जाएगा। क्लियर है? इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं। फिर कोल, कोक, मोटी पाया, भाई मैंने वो कोयला यूज किया। कोयला किसके लिए यूज करता हूं? क्या मैं ऑफिस के लिए यूज करता हूं? क्या सामान बनाने के लिए यूज करता हूं ना। तो कोल यूज किया, पावर यूज किया, गैस यूज किया, ग्रीस यूज किया, पानी यूज किया, वो सब मुझे बनाने के लिए। अब मुझे जो कोक बनाता हूं उसमें मैंने पानी यूज किया, जो कोक जो मैंने पेप्सी कोक बनाता हूं मैंने पानी यूज किया, वो सब कहां जाएगा? यहाँ जाएगा। उसके नाम थोड़ी बन पाएगा, यहाँ पे जाएगा। रॉयल्टी ऑन परचेज, रॉयल्टी ऑन परचेज का मतलब होता है, अगर सपोज करो मैं ये पेन बना रहा हूँ, मैंने पेन बनाने, सपोज करो ये जो डिज़ाइन है ये मैंने किसी से कॉपी किया और मैंने उसको कहा कि मुझे ये प्लीज़ ये मुझे डिज़ाइन कॉपी करने दे और मुझे इसके जो भी चार्जेस लगेंगे मैं तेरे को देने को तैयार हूँ, तो वो मैं उसको रॉयल्टी पे करूँगा, रॉयल्टी। आज अगर सपोज करो मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ और अगर मैं किसी पुराना गाना यूज़ करता हूँ, कोई ओल्ड सॉन्ग यूज़ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं ओल्ड सॉन्ग यूज़ कर लूँगा अपनी मूवी के अंदर, नहीं, मुझे उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। देखो मैं आपका सॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ, मेहनत आपकी है, बट मुझे वो यूज़ करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए और मैं इसके लिए आपको इतने रुपए देने वाला हूं, तो वो होता है रॉयल्टी ऑन परचेज। परचेज की बात हो रही है, सेल्स की बात नहीं हो रही है। रॉयल्टी ऑन, कहां गया? रॉयल्टी ऑन परचेज। तो मुझे उसके बिना सामान नहीं बन सकता। मुझे सेम डिजाइन का पेन बनाना है पर मुझे ये डिजाइन किसी और ने पेटेंट लिए रखी है, तो मैंने कहा मुझे बनाने देना, तो उसने कहा तुम रॉयल्टी पे कर ले मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को रॉयल्टी पे करता हूँ, मैं तेरे को हर पेन पे 1 रुपये तेरे को दूंगा। उसके बिना मैं पेन बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, मुझे उसकी परमिशन चाहिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए। उसके बाद पर पेन तो बना सकते हो, अरे पेन तो बना दूंगा पर मुझे ऐसा ही पेन चाहिए, तो मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर हो गया फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, फैक्ट्री में मैंने लाइटिंग यूज़ की, वो सब वर्ड, फैक्ट्री वर्ड जहाँ पे आ गया वो यहाँ पे आ जाएगा। फैक्ट्री में जो भी खर्चे वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, फैक्ट्री में लाइट लगाई, फैक्ट्री में हीटिंग किया, वो सब गर्मी सर्दी सब किया, वो यहाँ पे आ जाएगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का रेट, फैक्ट्री का टैक्स, फैक्ट्री में मैंने इंश्योरेंस कराया कि फैक्ट्री का आग वाग से जल जाए तो मुझे इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसा मिल जाए, तो इंश्योरेंस का जो भी खर्चा होगा फैक्ट्री का इंश्योरेंस। एक होता है मेरा नरीमन पॉइंट पे ऑफिस है, एक है थाने में ऑफिस, तो नरीमन पॉइंट का मैंने इंश्योरेंस कराया, थाने ऑफिस का भी कराया। तो थाने में मैं सामान बनाता हूँ, तो जो मैं जहाँ पे सामान बनाता हूँ उसका जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पे। सर उसके बिना पेन बन सकता है ना? देखो उसके बिना पेन तो बन सकता है, पर वो अगर मैं इंश्योरेंस नहीं लूँगा तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो मैं इंश्योरेंस क्यों ले रहा हूँ? अल्टीमेटली जहाँ मैं पेन बना रहा हूँ ना उसको सिक्योर करने के लिए, तो वो भी मेरा प्राइमरी खर्चा हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद हो गया फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया। वर्क मैनेजर सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर, वर्ड लिखा हुआ है सैलरी, वर्ड लिखा हुआ है सैलरी, तो सर सैलरी यहाँ तो आएगा नहीं। आपने कहा था वेजेस आता है, यहाँ पे वेजेस यहाँ आता है, सैलरी कहाँ जाएगा? उसको सैलरी हम नॉर्मली पे करते हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेल्समैन हो गया, ऑडिट वाले हो गया, उनको पे करते हैं। या में जो मेरा मेन ऑफिस जो होता है, जो नरीमन पॉइंट हो गया, वहाँ पे जो मैंने खर्चा किया उसको मैं नॉर्मली सैलरी बोलता हूँ। तो सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, एक मैंने फैक्ट्री बनाई थाने में और उसमें एक एम्प्लॉय हायर किया, वो मेरा सामान नहीं बना रहा बट वो ओवरसी कर रहा है कि भाई ये जो एक्स पर्सन है वो ये बनाएगा, वाई पर्सन ऐसे बनाएगा, उनको हेल्प कर रहा है, देखो ऐसे इसको जोड़ो, ऐसे इसको करो। उसकी जो सैलरी है
सर उसके बिना पेन बन सकता है? नहीं बन सकता है। कैसे बन जाएगा पेन? तो आप ऐसे बोलो कुछ भी बन जाएगा, घर बैठे बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको पेन बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। जब तक वो नहीं बताएगा कि इसको ऐसे लपेटो, उसको ऐसे करो, ऐसे फिनिशिंग करो, उसको हम सैलरी, उसको हम उसके ना पेन कैसे बनेगा? तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी एक्सेप्शन वो यहां जाएगा। सैलरी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बट अगर फैक्ट्री मैनेजर की है तो वो यहां जाएगा। ओके, फैक्ट्री में जो भी खर्चा है वो जहां जाएगा और फिर निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये अपन बाद में डील करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आता है सेल्स। सेल्स क्या होता है भाई? सेल्स होता है जो मैं सामान बेचता हूं। सर सामान बेचना का यहाँ पे आपने तो कहा था सामान बनाने का खर्चा। अरे भाई हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं? ये बना रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। सामान जो मैं सामान बनाता हूँ उसमें मैंने कितना कमाया, और मैं हाउ आई विल नो कि मैंने कितना कमाया? जब तक मुझे नहीं मालूम चलेगा कि मैंने इसको कितने पे बेचा। तो अगर मैंने ये पेन बनाया और मैंने मार्केट में बेचा, लेट सपोज ये मैंने पेन बनाया 40 रुपये में, मैंने मार्केट में बेचा 100 रुपये में, तो यहाँ पे 100 रुपये का मैंने बेचा। ठीक है, अब मैंने 100 रुपये का बेचा और उसने मैंने जिसको बेचा उसने 10 रुपये का वापस कर दिया, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो मेरी नेट सेल्स कितनी हुई? 90। तो 100 मैंने बेचा, सेल्स रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं जिसको हमने क्या 90। परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। क्लियर? तो मैंने 90 का बेचा, 100 का बेचा, 10 का उसने वापस कर लिया, 90। तो 90 रुपये मेरी इनकम। ओके, गुड लॉस बाय द फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब क्या होते हैं? देखो ये सब मैंने आपको 11th में अच्छी तरह बताया है हाउ टू पास जर्नल एंट्री के अंदर, आपने पढ़ा हुआ भी होगा। देखो कभी भी हमारा गुड लॉस हो जाता है, फायर हो जाता है, चोरी हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, उसमें मेरी गलती क्या है? मेरी गलती है क्या? नहीं ना। मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ कि मेरा ये सामान बनाने में कितना खर्चा आता है, जिससे मैं आगे की प्लानिंग कर सकूँ। क्या या मैं इसको 8 में बनाता हूँ और इसको बेचता 10 रुपये में, तो 2 रुपये मैं इस पर कमा रहा हूँ प्राइमरी खर्चा 8 रुपये। अगर मैं बोलूँ खर्चा कितना है 8 रुपये, बेचता कितना हूँ 10 रुपये में, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 2 रुपये का प्रॉफिट जानने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो एक बात बताओ, मेरा इस साल चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, तो वो जो नुकसान है वो यहाँ पे आया हुआ है? सर वो कहाँ आया हुआ है? अरे परचेज में मैंने सब सपोज करो 5 रुपये का पेन लिया, मैंने 5 रुपये का मैंने 5 लाख का क्या लिया? इंक लिया, यहाँ पे गई और 1 लाख की इंक खराब हो गई, चोरी हो गया, कोई लेके चला गया, तो यार मेरा खर्चा यहाँ 5 लाख रुपए दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 5 लाख रुपए मैंने इंक खरीदी। अब 1 लाख खर्ची, 1 लाख का जो इंक है वो नीचे गिर गई या फिर कोई चोरी हो गई, उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ मतलब मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पर गलती मेरी क्या है? तो मेरी वो खर्चा मेरा है, खर्चा है, मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो वहाँ पर क्या करूँगा? 5 लाख का है, 1 लाख का खराब हो गया ना, तो 1 लाख का मैं यहाँ माइनस कर लूँगा। भाई मेरा थेफ्ट हो गया, अल्टीमेटली मेरा खर्चा 4 लाख ही मानूंगा। 5 लाख की मैंने इंक खरीदी, 1 लाख का मेरा नुकसान हो गया, होगी गिर गई, तो अल्टीमेटली मेरा खर्चा 4 लाख ही हुआ। तो 5 लाख यहाँ दिखाऊंगा, 1 लाख की जो गिर गई वो यहाँ दिखाऊंगा, या तो यहाँ माइनस करके दिखा दो, बात एक ही है। आप इसको यहाँ माइनस करके भी दिखा सकते हो। अल्टीमेटली मेरा खर्चा कितना है? 5 लाख नहीं है, 4 लाख रुपए है। 5 लाख का इंक खरीदी मैंने और उसमें से 1 लाख की मेरी इंक चोरी हो गई, कोई लेके चला गया, तो मेरा खर्चा 4 लाख हुआ। पर सर आपने तो 5 लाख का खर्चा कर दिया ना, 1 लाख का आप खर्चा क्यों नहीं गिन रहे हो? आपका खर्चा तो 5 लाख हुआ ना इंक खरीदने का, 1 लाख तो आप ही तो बियर करोगे जो आपका नुकसान हुआ। हाँ मैं बियर करूंगा, पर वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्लियर है? तो गुड लॉस बाय फायर, थेफ्ट, तो वो ये जो है ना, ये खर्चा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चले जाएगा। अल्टीमेटली मैंने यहां से हटा के उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहा हूं। 11th में एक कंसेप्ट बता चुका हूं, ये 11th का कंसेप्ट है, मैं रिविजिट कर रहा हूं। प्लीज 11th का बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना, नहीं लग रहा है आपको स्ट्रॉन्ग तो प्लीज मेरे रिविजिट करो लेक्चर, जिससे आपको आइडिया लग जाए। ओके चलो, गुड लॉस बाय थेफ्ट हो गया, गुड लॉस इन एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट से गिर गया, मैं चलते चलते एकदम गिर गया, मेरा ट्रक उलट गया, मैंने ये इंक खरीदी 10 लाख की और मेरा जो वो ट्रक है ना वो मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो वो सब कहाँ जाएगा? यहाँ माइनस करेंगे। खर्चा है, यहाँ से माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे खर्चा यहाँ पे आ गए। 10 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, 8 लाख का ट्रक वो खराब हो गया, तो यहाँ पे 8 लाख और 8 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखा दिया। उसमें फ्री सैंपल मैंने बांटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री सैंपल मैं बांटता हूँ। सपोज करो मैंने पेन बनाया और पेन बनाने के लिए मैंने
सपोज करो कि मैंने पेन बनाया, मेरा पेन कौन खरीदेगा, मैं नई नई कंपनी हूँ, मेरा पेन कौन खरीदेगा, बताओ कौन खरीदेगा? बहुत कम लोग खरीदेंगे, जानते ही नहीं है कि पेन कैसा है। मैंने बहुत शानदार पेन बनाया, एकदम मस्त पेन बनाया, पर अब खरीदने के लिए मुझे लोगों का अप्रूवल चाहिए, लोगों की वो चाहिए कि हाँ कि लोगों को अच्छा लगे। तो मैं एक मॉल के अंदर गया और मॉल में जो भी बच्चे थे जो ज़्यादा से ज़्यादा पेन यूज़ करते हैं, उनको मैंने बोला देखो ना पेन यूज़ करो ना, दिस पेन आप यूज़ करो ना। तो मैंने सबको पेन फ्री में दिया। क्या दिया? फ्री में दिया। तो मैंने ये पेन फ्री में क्यों दिया उसको? मैंने पेन फ्री में इसलिए दिया सो दैट वो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद ये मेरा पेन दुकान से खरीदे। आपको सैंपल क्यों मिलता है? आप मॉल में जाते हो, आपको शैम्पू के वो पाउच भी देते हैं, वो क्यों देते हैं? फ्री में। आपको फ्री में दे रहे हैं क्या? दे आपको फ्री में रहे हैं। अल्टीमेटली उनका एम क्या है? उनका एम है आप जाओ, अगले अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खरीदोगे। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें करनी है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने ये पेन खरीदा और पेन खरीदने के लिए हमें ये फ्री में, क्या कहते हैं, हमने फ्री में बांटा। तो वो हमने क्यों बांटा फ्री में? क्योंकि हमारा वो सैंपल है, हमने वो सैंपल बांटा। और वो मैंने क्यों बांटा? मैंने बेचने के लिए बांटा, बनाने के लिए नहीं। पेन बना लिया मैंने 10 रुपये का, पर मुझे बेचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने सबको फ्री दिया। तो 10 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। वो जो नुकसान है ना, वो यहाँ पे मैं हटा के यहाँ नहीं लेके मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊँगा, क्योंकि ये वो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। नहीं समझ में आया? 11th में मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने 10 रुपये का एक पेन बनाया और वो पेन मैंने क्या कर लिया, किसी को मैंने फ्री में दे दिया, तो यूज़ कर, अच्छा लगे तो अगले साल खरीदना या 2 महीने बाद खरीदना। तो वो मेरा नुकसान यहाँ का है ही नहीं, वो मेरा बनाने का खर्चा नहीं है, वो मैंने बेचने का खर्चा किया हुआ है। 10 रुपये जो खर्चा किया है मैंने वो बेचने का है, तो वो यहाँ पे माइनस करके मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊँगा। क्लियर है? गुड विड्रॉन बाय द पार्टनर, पार्टनर से मैंने गुड विड्रॉन किया, वो यहाँ पे जाएगा। क्लोजिंग गुड विड्रॉ मतलब पार्टनर ने अपने घर के लिए सामान ले गया। पार्टनर मैं हूँ पार्टनर, मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पार्टनर हैं। हम पेन बनाते हैं और मिस्टर ए ने कहा मुझे ये पेन अपने घर में भी चाहिए, पर्सनल यूज़ के लिए, मुझे मेरी जो डॉटर है, मेरा सन है, उसको चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है लेके जाओ, मैं हूँ फर्म, लेके जाओ, बट ये बनाने का खर्चा थोड़ी है। यहाँ पे मैंने खर्चा किया 1 लाख का, 5,000 का पेन वो लेके चला गया, तो वो मेरा खर्चा बनाने का है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं लेके जाके उससे लूँगा। तो यहाँ पे 1 लाख से 5,000 माइनस कर लूँगा। अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस करो खर्चा, या फिर यहाँ पे दिखा दो, बात तो एक ही हुई है। क्लियर है? और फिर क्लोजिंग स्टॉक का देखो पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता चुका हूँ 11th के अंदर। प्लीज़ मैं आपको चाह रहा हूँ आप वो पढ़ो, भले ही उसमें 10-15 घंटे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट हो, पर अगर वो नहीं पढ़ोगे तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? क्लियर है? तो व्हाट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो सामान मेरा अल्टीमेटली बच गया। तो मैंने सपोज करो 100 रुपये का सामान बनाया, 100 रुपये का सामान मैंने लास्ट ईयर मैंने इस साल 600 पेन से स्टार्ट किया, 200 पेन और ख़रीदे, 800 पेन हो गए। अब 800 में से 300 बिक गए। मैंने लास्ट ईयर मेरा 600 पेन का बचा हुआ था, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल मैंने 300 पेन और बनाए। कितने पेन हो गए? 900 में, सॉरी 600, हाँ प्लस 900 में से मैंने 400 का 900 में से मैंने 700 का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 700 का। तो 900 में से 700 का बेच दिया, तो 200 का पेन बचा, तो 200 का पेन यहाँ पे। सर ये यहाँ पे क्यों आएगा? बिकॉज मुझे निकालना है, यहाँ पे देखो मेरा 1000 का, यहाँ पे मेरा 900 का पेन, और यहाँ पे मैंने कितने का बेचा, यहाँ पे मैंने कितने का भी बेचा, वो उसकी MRP आएगी, जो भी मैंने बेचा उतने का आएगा, और जो बच गया पेन वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो यहाँ पे आएगा। अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है, कितना मेरा फायदा हुआ, कितना मेरा नुकसान हुआ। क्लोजिंग स्टॉक का एक अलग से पूरा टॉपिक है, वो प्लीज रिविजिट करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा। अच्छा, हम इसको वैल्यू कैसे करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कॉस्ट या NRV का कंसेप्ट क्या है वो रिविजिट कर लेना आप। ओके, तो आपको ये आपका क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट आपका बन गया। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और NRV मतलब मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस, आपको करना है। और अल्टीमेटली ये सब हम क्यों बना रहे हैं, इतना सब हम झंझट क्यों कर रहे हैं? इतना सब हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमारा प्रॉफिट निकल सके, हमारा लॉस निकल सके। और कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसको मैं बोलता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस
GROSS, ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो मेरा कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो कैसे मालूम चलेगा? वो मालूम चलेगा मुझे इससे, अगर मुझे ये ज़्यादा हुआ, सेल्स इनकम ज़्यादा हुई, एक्सपेंस कम हुआ तो फायदा। 100 रुपए की इनकम, 40 रुपए का खर्चा, ये पूरा 100 रुपए का आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 40 रुपए का, तो फायदा कितना? 60 रुपीज। कितना है? 60 रुपीज। तो 100 यहाँ पे कितना? 40, तो कितना फायदा? 60। अगर मेरा 100 रुपए का मेरा खर्चा हुआ 120 रुपए का और मेरा बिका 100 रुपए का ही माल, 120 का खर्चा 100 में ही हो गया, बेच दिया, तो नुकसान हो गया 20 रुपए का। तो वो यहाँ, ये ज़्यादा ये कम, तो यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आएगा। इसका मतलब है ये ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। ग्रॉस लॉस, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। ओके, समझ में आया? और ये ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफर करूँगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपोजिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अल्टीमेटली क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया, कितना हो गया? इतना आ जाएगा, और वो टोटल मैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में डाल दूंगा। क्लियर है? ओके, लेट्स नाउ डू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट होना प्लीज, पहले ना मैं आपसे मेरी 100% एक रिक्वेस्ट है, वो 11th के लेक्चर्स देखो, 15-20 घंटे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, पर प्लीज देखो, अगर वो नहीं देखोगे तो कंसेप्ट कैसा आएगा? बिकॉज जो फाउंडेशन है, जैसे इंग्लिश में नाउन वर्ब्स होते हैं ना, एडजेक्टिव होते हैं, वैसे ही वो जो फाइनल अकाउंट जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 11th कर चुके हो, फाइनल अकाउंट बना चुके हो, आपको सब पता है। यहाँ पे मैं सिर्फ रिविजिट करा रहा हूँ, सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्यों बन रहा है, सब आपको बता चुके हैं 11th के अंदर। यहाँ पे हम 12th में रिविजिट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो शॉर्ट में रहेगा। हाँ, सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट प्लीज़ थोड़ा वो रिविजिट जरूर कर देना। 15-20 घंटे अपनी लाइफ के लगाओ, बहुत ही अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, सो दैट आपको आइडिया लग सके। वो लेक्चर की लिंक भी नीचे दिया हुआ है, नहीं मिलता तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करो, एट माई नंबर आपको मिल जाएगा 9549168168। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स नाउ मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में आपको समझा चुका हूं, सारे के सारे फैक्ट्री के खर्चे, डायरेक्ट खर्चे कहां जाएंगे? वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ओके, अब इनडायरेक्ट खर्चे कहां जाएंगे? जो हमारे सामान बनाने में हेल्प नहीं करते, बट हमें अकाउंट मेंटेन करने में, हमें सामान बेचने में, उसमें हमें लगते हैं। वो खर्चे सारे इनडायरेक्ट, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट कॉलम पे डील करता हूं। देखो यहां पे देखो, पर्टिकुलर ग्रॉस लॉस, सबसे अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आ रहा होगा तो राइट में, मतलब ग्रॉस लॉस मतलब एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस कब आएगा? जब मेरा खर्चा ज्यादा, इनकम कम, खर्चा ज्यादा, इनकम कम, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस हो गया, वो यहां आएगा, यहां से यहां ट्रांसफर होगा। अपोजिट साइड में ट्रांसफर होता है ना, पता है ना, अल्टीमेटली डेबिट साइड ज्यादा है, वो यहां लिख दिया मैंने। ओके, उसके बाद सैलरी। सैलरी हम किसको पे करते हैं? जो हमारे ऑफिस के स्टाफ होते हैं। अगर मान लो मेरा जो ऑफिस है वो नरीमन पॉइंट पे है, तो वहां पे जो सैलरी होते हैं, जो मैं बेचने के खर्चे, सेल्समैन की सैलरी, जो मैंने अपने अकाउंटेंट रखा जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सामान बनता है। सामान वो बेचने में या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में वो हेल्प करते हैं, वो बनाने में नहीं करते। तो ऑल द सैलरी विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना, फैक्ट्री मैनेजर की जो सैलरी है वो वहां जाएगी, ट्रेडिंग में जाएगी, बिकॉज उसके बिना सामान नहीं बन सकता। तो फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी वहां जाएगी, बाकी सारी सैलरी कहां जाएगी? यहां जाएगी। टू सैलरीज, सैलरी एंड वेजेस। फिर ये सैलरी एंड वेजेस, ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जहां पे भी सैलरी एंड वेजेस आ गया, क्वेश्चन में आ गया सैलरी एंड वेजेस कहां जाएगा? सर यहाँ पे सैलरी भी है, वेजेस भी है, कहां जाएगा? अरे सिंपल सी बात है, पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है? सैलरी, मतलब इसका वेटेज ज्यादा, हम ये मानेंगे, मतलब सैलरी है तो कहां जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरीज एंड वेजेस, पहले क्या आ रहा है? सैलरी, तो कहां जाएगा? वो आपको अभी समझाऊंगा। सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सैलरी एंड वेजेस कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग में। वेजेस, जो पहले वर्ड आ गया, पहले वर्ड कौन सा आ गया? सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले वर्ड आ गया वेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट।
क्लियर है। चलो, रेंट, रेट, टैक्सेस, हम अपने बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, रेंट पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, रेट्स पे करते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो वो हम कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ जाएगा। क्लियर है। इंश्योरेंस, मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं, मैंने यहाँ ऑफिस का इंश्योरेंस, नरीमन पॉइंट का इंश्योरेंस कराया, वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्लियर है। भाई उसके बिना सामान बन सकता है ना, मैंने फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस की बात कर रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस, सर इलेक्ट्रिसिटी आपने कहा था वहाँ जाएगा, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी जो मेरे ऑफिस में लग रही है, नरीमन पॉइंट पे लग रही है, जहां पे वो ऑफिस है, दिल्ली में कनॉट प्लेस में जो मेरा लग रहा है, वहां थोड़ी सामान बन रहा है। जहां पे सामान बन रहा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में, जहां सामान नहीं बन रहा, जहां सामान बेचने के लिए या फिर ऑफिस रखे हुए हैं, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस का बनता मेन है जामनगर में, बाकी उसके ऑफिस हर जगह है, तो हर जगह के जहाँ पे ऑफिस है, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, उन सब के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो यहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? चलो ये भी क्लियर होगा। प्रिंटिंग खर्चे, भाई प्रिंटिंग, भाई मैंने पेपर है, प्रिंटर लगाता हूँ, प्रिंटर में पेपर के खर्चे, इंक के खर्चे, वो सब के उसके सामान बन सकता है उसके बिना, तो वो यहाँ जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस भी यहाँ जाएगा, मैंने अपने ऑफिस में 1000 लोगों को टेलीफोन करता हूँ बेचने के लिए, वो सब यहाँ जाएगा, उसके ना सामान बन सकता है ना, ओके, तो वो यहाँ जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस और सेल्समैन, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो सेल्समैन का होता है ना, सेल्समैन मतलब मैंने सेल्समैन को मैंने बोला ये पेन बेच के, मैं रहता हूँ बॉम्बे, मैंने कहा ये दिल्ली बेच के, तो दिल्ली बेचने के लिए वो यहाँ से ट्रेन में, फ्लाइट में गया, तो वो भी तो खर्चा लगेगा, पर वो खर्चा किसके लिए लगा, बेचने के लिए लगा, बेचने का खर्चा यहाँ आएगा। ओके, फिर आएगा डेप्रीसिएशन ऑन द एसेट, डेप्रीसिएशन लगाया हमने एसेट पे, आपको पता है डेप्रीसिएशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर। डेप्रीसिएशन मतलब हमारी वैल्यू, हमारी जो एसेट की वैल्यू, मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख का 1 साल पहले, और आज उसकी अगर मैं बेचने वाला हूँ मार्केट में तो उसको 40,000 में बिकेगा, तो 60,000 की उसकी वैल्यू कम हो गई 60,000 की, उसको मैं बोलता हूँ डेप्रीसिएशन। क्लियर है, वो यहाँ जाएगा, मतलब वैल्यू कम होगी ना, 1 लाख की वैल्यू 40 हो गई तो 60,000 डेप्रीसिएशन, तो वैल्यू यहाँ पे जाएगा। फिर ऑडिट की फीस, मैंने ऑडिट कराया, अपने चेकिंग कराया कि सब मैंने अकाउंट ठीक बनाया नहीं बनाया, वो यहाँ जाएगा। सीए की फीस सब यहाँ पे। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट क्या होता है, क्या कंपनी भी एंटरटेनमेंट करती है ना यार, एक क्लाइंट आया, क्लाइंट को मैं लंच पे लेके गया, भाई इंप्रेस करना पड़ता है, आज मुझे ये पेन बेचना है, एक बड़ी कंपनी को, एक बड़े दुकानदार को पेन बेचना है, एक बहुत बड़ा दुकानदार है जो मुंबई में उसका होल्ड है, वो सब जगह बेचता है, मैंने कहा आना चल अपन एक बार लंच डिनर पे चलते हैं, एंटरटेन किया, कोई एक हम एनुअल डे फंक्शन भी करते हैं, वो सब क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए, वो सब सामान बेचने के लिए लगता है या मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय को, पर बनाने के लिए नहीं, वो यहाँ जाएगा। लोडिंग चार्जेस मतलब मैंने सामान बना दिया, मेरी कंपनी में आ गया, अब उसको बाहर बेचने के लिए लोडिंग कराया, फैक्ट्री से बाहर बेचने के लिए मैंने सामान अब मैंने बना दिया, अब मैंने सपोज करो मैंने ये पेन बना दिया, अब मुझे ऑर्डर आया दिल्ली से कि मुझे बजाओ 1000 पेन बेचो, 1000 पेन मैंने ट्रक में चढ़ाया, तो वो ट्रक में चढ़ाने के लिए मजदूर लगे होंगे, वो उसका खर्चा कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों सर, वो तो आपका जाना चाहिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, क्यों जाएगा भाई ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उसके बिना सामान तो बन सकता है ना, सामान बन चुका उसके बाद लोडिंग कर रहा हूं। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब हो गया, मैंने अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए बैंक से लोन लिया, बैंक ने मुझे लोन दिया 10 लाख का, अब उसमें मैंने 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, वो कहाँ जाएगा सर, वो जाएगा यहाँ, उसके बिना सामान बन सकता है ना, हाँ सामान तो बन सकता है, वो सामान बनाने के रिक्वायरमेंट नहीं, वो फाइनेंस का, तो एवरी फाइनेंस के जो खर्चे होते हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे। सिमिलरली कन्वेंस का जो खर्चा होता है, जो कन्वेंस का जो मैं सेल्समैन, ट्रैवलिंग या जो मेरे जो एम्प्लॉय आते हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है तुम्हारा आने जाने खर्चा, जो भी तुम्हारा मैं पिकअप ड्रॉप करवाऊंगा वो सब खर्चा मेरा, तो वो सब खर्चा किसका है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनडायरेक्ट खर्चे हैं। ओके, लॉस बाय फायर आपको बताया था ना मैंने, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, वो सब तीनों खर्चे होते हैं, वो मैंने याद है ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ आता था, पहले तो यहाँ पे आता था परचेज, फिर लॉस बाय फायर, थेफ्ट यहाँ आता था, अल्टीमेटली हम यहाँ डाल के यहाँ ट्रांसफर करते थे, क्योंकि वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट का है, क्योंकि जो मेरा फायर से नुकसान हुआ, थेफ्ट से हुआ, चोरी से हुआ, फ्लड से हुआ, अर्थक्वेक से हुआ, वो मेरा खर्चा है, बट वो ट्रेडिंग में नहीं जाके यहाँ डालेगा। तो मैंने पता क्या किया था, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था,
हाँ मैं आपको बता एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है ना। सपोज करो मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, परचेस, ठीक है ना। अब उसमें से ना 20 रुपये का माल मेरा चोरी हो गया, तो मैं क्या करूँगा, 20 रुपये का यहाँ लेके चले जाऊँगा, बाय लॉस बाय थेफ्ट 20 रुपये, और ये यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया टू लॉस बाय थेफ्ट। अल्टीमेटली मेरा खर्चा कितना हुआ, 100 रुपये खर्चा दिखाया, 20 रुपये इनकम दिखाई, 80 रुपये खर्चा यहाँ पे आ गया, और 20 रुपये जो नुकसान हुआ वो यहाँ पे। अल्टीमेटली खर्चा कितना है, 100 प्लस 20 120 माइनस 20 इनकम इज इक्वल टू 100 रुपीज़ खर्चा है ना, जो खर्चा मेरा 100 रुपीज़ है, पर मैंने खर्चे को ब्रेक कर दिया। ट्रेडिंग में मेरा खर्चा 80 रुपये, बिकॉज मैंने 100 रुपये खरीदा, 20 रुपये का नुकसान हो गया चोरी से, तो वो यहाँ हटा दिया, 80 रुपये हो गया, और बाकी का 20 रुपये का खर्चा यहाँ पे डाल दिया। क्लियर है, समझ में आया। चलो ये हो गया। एडवर्टाइजमेंट, अरे एडवर्टाइजमेंट मतलब मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, टीवी में ऐड दिया, इंटरनेट पे ऐड दिया, वो सब खर्चे मेरे बेचने के लिए लगते हैं, बनाने के लिए नहीं लगते, वो यहाँ जाएगा। ओके, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मैंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को, मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने यही तो किया। 100 रुपये का मैंने सामान खरीदा, मैंने फ्री सैंपल दिया, फ्री सैंपल दिया। सपोज करो 20 रुपये का फ्री सैंपल दिया, तो वो जो फ्री सैंपल है वो मैंने क्यों दिया, बेचने के लिए दिया। तो वो सपोज करो मैंने, एक मिनट में ठीक से लिख देता हूँ, फ्री सैंपल कितना दिया सर, 20 रुपये, वो यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया टू एडवर्टाइज, उसको मैं एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकता हूँ या फ्री सैंपल भी बेच सकता हूँ। मैंने किसी को दिया तो 20 रुपये यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो मैंने बेचने के लिए खर्चा किया। 100 रुपये का मैंने सामान खरीदा, 20 रुपये तो मेरा फ्री सैंपल बांट दिया, तो 80 रुपये आना चाहिए ना यहाँ पे, और अब 20 रुपये यहाँ ट्रांसफर किया, 20 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो 20 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, खत्म हो गया मेरा वो हिस्सा खत्म हो गया। अल्टीमेटली मेरा खर्चा कितना है, 100 रुपये ही है। देखो ना, 1 प्लस 100 प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 100, पर मैंने 100 को ब्रेक कर लिया, 80 यहाँ दिखा दिया, 20 यहाँ दिखा दिया, बिकॉज वो बेचने का खर्चा है। ओके, उसको मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी बोलता हूँ। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होता है वो होता है जो मैंने एक्सपोर्ट के लिए पे किया, मैंने पेन बनाया, मैंने उसको जापान में बेच रहा हूँ, तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी वो बेचने के लिए खर्चा है, वो यहाँ जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ जाएगा। क्लियर है। चलो, बैड डेप होता है, बैड डेप होता है जो मेरा सामान मैंने अगर ये पेन बेचा, लेट सपोज मैंने इंडिया में पेन बेचा, लेट सपोज 1 लाख का पेन बेचा, और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, अभी उसने कहा मैं तेरे को पैसे कल दूंगा, फिर मुझे मालूम चला यार वो तो 1 लाख में से ना वो 40,000 वो सिर्फ 60,000 ही देगा, तो 40 देगा ही नहीं, तो 40,000 मुझे पता है कंफर्म हो गया, बैड डेप्ट हो गया, नहीं आने वाला। ओहो भाई साहब, अब क्या करें, 40,000 नुकसान हो गया। 1 लाख का पेन बेचा मैंने, ओके, अब 40,000 वो बोलता है मैं 60,000 ही दूंगा, वो बोलता है मैं तो कुछ भी कर ले दीपक, मैं तेरे को पैसे नहीं देने वाला। मैंने बोल दे दे पैसे, प्लेस दे दे, तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ भी कर लूं, मुझे पता है वो पैसे नहीं निकाल सकता, मैं आई कैन नॉट, मैं नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूं, लीगल केस फाइल भी कर लिया, मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ो यार, अब 40,000 का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान यहाँ जाएगा। सेल्स 100 रुपए की ट्रेडिंग में गई है, मेरी ट्रेडिंग में मेरी सेल्स गई है 1 लाख की, बट मेरा जो ये खर्चा, ये जो नुकसान हुआ है, क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने ठीक से फंडिंग मैनेज नहीं की, मैंने उसको देखा भी नहीं, परखा भी नहीं कि वो पैसे देगा या नहीं देगा, मैंने उसको ऐसे ही दे दिया, बिना फालतू नुकसान हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हो गया। क्लियर है। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू बैड डेप, यहाँ पे आ गया, बैड डेप भी आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है। ओके, बैड डेप मतलब जो मेरा नुकसान हो गया, बैड डेप वो यहाँ पे आ गया। सर और भी आइटम है, हाँ और भी आइटम, पहले ये फटाफट लिख दो, मैं एक्चुअली मेरे पास स्पेस की थी, मैं आपको ये रब करके भी और आइटम लिखवाने वाला हूँ, और फिर मैं यहां पे मूव करूंगा। पहले ये लिखो, फिर मैं आगे करता हूं। चलो अब नेक्स्ट आइटम पे मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है, वहां पे, मतलब मैंने सामान, कैरेज का मतलब भाड़ा, आप हिंदी में बात करो तो मतलब मैंने कैरेज आउटवर्ड सामान बेचने के लिए मैंने यहाँ पे मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने दिल्ली में सामान बेचा, तो मुंबई से दिल्ली का जो भी खर्चा लगा, ट्रक का या एयरप्लेन का या ट्रेन का, सब खर्चा जहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। लीगल चार्जेस, भाई लीगल चार्जेस भी इंकर्ड होते हैं, कभी कोई मैं केस किसी पे फाइल करता हूँ, कोई मुझे कोई ऑथराइजेशन कराना होता है, तो जो भी मैं ऑडिटर्स को या फिर जो भी मैंने लॉयर को फीस दी, वो यहाँ पे, अरे वो सब चीज़ें वो बेचने का खर्चा है, या फिर वो बुक्स मेंटेन करने का, बनाने के लिए खर्चा तो रही है। ऑल द इनडायरेक्ट खर्चे वो यहाँ पे जाने वाले हैं। ओके, सॉलिसिटर फीस, जो भी हमारे जो भी लीगल खर्चे होते हैं वो भी यहाँ जाएगा। सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
पैकिंग चार्जेस दो होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। मैंने ये बनाया, इस पे पूरा प्लास्टिक लगाया, ये मेरा पार्ट ऑफ द गुड्स है, ये मेरा पार्ट ऑफ द गुड्स है, उसके अंदर मैं सामान नहीं बना सकता। क्या मैं सामान ऐसे ही बेच दूंगा? इस पे मैं पूरा प्लास्टिक लपेटूंगा, उस पे मैं पूरा एक यहाँ पे टेप लगाऊंगा, ये सब प्राइमरी पैकिंग है, वो जाएगा ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग प्राइमरी पैकिंग मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में रिक्वायर्ड है, कम से कम रिक्वायर्ड है, उसके बिना वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब होता है, मैंने सपोज करो ये 1000 पेन बनाया और 1000 पेन के लिए कार्टन लिया, एक कार्टन लिया, तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। मतलब वो कार्टन के अंदर 100 पेन लग दिए। अब मैंने ये एक पेन लिया, अब एक पेन में एक टेप लगा रखी है, और एक टेप मैंने एक पेन बनाया, टेप लगाई यहाँ पे एकदम, मैंने जो इसको पैकिंग किया, एक डिब्बे में डाला, वो सब जरूरी है पेन बेचे वो बनाने के लिए, तो वो खर्चा उसमें वो जाएगा प्राइमरी पैकिंग, ट्रेडिंग में जाएगा। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब होता है कि वो वाले खर्चे जो सेकेंडरी है, जो इसका जो बनाने में नहीं बेचने में काम आ रहा है। मुझे ऑर्डर आ गया दिल्ली से 1000 पैकेट का, तो 1000 पैकेट के लिए मैंने कार्टन खरीदा 100 रुपए का, तो 100 रुपए कार्टन मेरा सेकेंडरी है, वो बेचने का खर्चा है, वो बेचने के लिए पैकिंग करने के लिए बेच रहा हूँ, वो मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जो भी बड़े बड़े कार्टन्स आते हैं ना अमेज़न के, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है, जो उसके अंदर जो होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग। ओके, उसके बाद टैक्सेस, भाई मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, प्रॉफिट पे, सब इनडायरेक्ट है, वो सब बनाने का खर्चा नहीं है, वो सब तो बेचने के लिए जो मैंने फायदा किया उस पर टैक्सेस लगे हुए हैं। रिपेयर है, मशीनरी जो बनाती है, पेन बनाती है, वो खराब हो गई है, मशीनरी खराब हो गई है, एसेट खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, रिपेयर कराया, 500 दिए, 1000 रुपये दिए, 2 लाख रुपए दिए, रिपेयर। जो रिन्यूअल वो है, मैंने अपने ऑफिस में एक लिफ्ट लगा रखी है, लिफ्ट को रिन्यूअल कराया, एक मैंने एक्वागार्ड लगा रखा है, उसका रिपेयर रिन्यूअल सारे खर्चे यहाँ पे, उसके बिना सामान बन सकता है ना? हाँ बन सकता है। जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस, सेल्स चार्जेस यहाँ जाएगा, एक और यहाँ पे जाएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ट्रेड एक्सपेंस। अभी आप लिखो यहाँ पे, इसके लिए एक अलग सा छोटा सा टॉपिक है, मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, ट्रेड एक्सपेंस का। ओके, ट्रेड एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, जनरल एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, जनरल चाय पानी के सारे खर्चे वो यहाँ जाएंगे। सेल्स के जो भी खर्चे हैं और जो भी खर्चे हैं जो भी सेल्स रिलेटेड है वो यहाँ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो जो भी खर्चे मेरे इंकर्ड हो रहे हैं सामान बेचने में या बुक्स मेंटेन करने में, वो यहाँ, सामान बनाने खर्चा वहाँ, प्राइमरी पैकिंग वहाँ, ट्रेडिंग में, सेकेंडरी पैकिंग यहाँ पे। ओके, एक रह गया प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है जो मेरा खर्चा जो मुझे लग रहा है नहीं रिकवर होगा। व्हाट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट? प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब होता है मुझे 1 लाख रुपए किसी से लेने थे और मुझे लग रहा है शायद 20,000 रुपए नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है 20,000 रुपए नहीं आएंगे। कंजर्वेटिव कंसेप्ट, व्हाट इज द कंजर्वेटिव कंसेप्ट? द कंजर्वेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है वो कंजर्वेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि वो कंसेप्ट जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज कर लो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज मत करो। क्लियर है या नहीं क्लियर है? समझ में आया नहीं आया आपको? तो व्हाट इज कंजर्वेटिव प्रॉफिट कंसेप्ट, जहाँ पे एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। मुझे लग रहा है 1 लाख मैंने बेचा, मुझे लगता है 10,000 रुपये नहीं आएंगे, तो 90,000 तो आएंगे, 90,000 तो आएंगे, 10,000 का नुकसान लग रहा है ना, एक्सपेक्टेड लॉस है, डाल दो इसके अंदर, सब खर्चे हैं मेरे, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। ओके, अब राइट साइड में आ जाओ। राइट साइड में आ गए आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के आ जाओ। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में अगर इनकम साइड ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो क्या हो गया? वो ग्रॉस लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। इनकम है 100 रुपये, एक्सपेंस है 40-60 रुपये का फायदा, तो वो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग में, अपोजिट साइड में ट्रांसफर हो गया। ओके, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड हो गया, कितना हो गया? कमीशन रिसीव इतना हो गया। डिस्काउंट रिसीव हो गया, देखो डिस्काउंट रिसीव, कमीशन मतलब मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी और उसने मुझे कुछ पैसे दिए, उसने मुझे पूछा सर कैसे काम करूं मैं, लेट सपोज कि मैं सीईओ हूं या मैं सीईओ हूं, मैंने कहा यार चलो ठीक है आप ऐसे से काम करो, ऐसे ऑडिट करो, ऐसे वो करो, तो मैंने कमीशन दिया, उसने मुझे पैसे दिए, कमीशन यहाँ पे जाएगा। डिस्काउंट मुझे मिला, मैंने कुछ सामान खरीदा, मुझे बाद में डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट पता है क्यों मिलता है? क्योंकि मैं आपको जल्दी पेमेंट देता हूँ, मैं फाइनेंस मैनेज करता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो बहुत बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि वो डिस्काउंट रिसीव आपने ट्रेडिंग में क्यों नहीं डाला, तो किसने डाला मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है
कि मैंने ये पेन खरीदा, फिर पेन के लिए इंक खरीदी, अहमदाबाद से इंक मंगाई मुंबई, ओके, अब मैंने उसको मुझे उसको 100 रुपये पे करने हैं, ठीक है ना, 100 रुपये मैंने कहा मैं तेरे को 10 दिन में पे कर लूँगा, ओके, उसने मैं तो मेरा खर्चा कितना आ गया ट्रेडिंग में परचेज में 100 रुपये का। अब मैंने उसको 2 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिया, मैंने कहा तेरे को आज पेमेंट करता हूँ मैं, अभी के अभी पेमेंट करता हूँ, मुझे डिस्काउंट देगा क्या? तो उसने 10 रुपये की जगह उसने कहा ठीक है तू एक काम कर 1 रुपये कम करके 9 रुपये दे दे। तो मतलब मैंने अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई और मैंने बोला मैं तेरे को जल्दी पैसे दे रहा हूँ, फाइनेंस को ठीक से मैनेज किया, तो मैंने उसको क्या किया 1 रुपये मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो वो 1 रुपये का डिस्काउंट यहाँ जाएगा, इनकम होगी ना मेरी, खर्चा 10 रुपये दिखा चुका हूँ, 1 रुपये का मेरा इनकम हो गई। तो मतलब जब भी कोई मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ 10 रुपये का, सॉरी मैं जो मुझे कभी डिस्काउंट मिलता है तो मेरे लिए इनकम है, और डिस्काउंट ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज वो मेरा फाइनेंस का खर्चा है, मैंने उसको जल्दी पैसा दिया या उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, मेरे अच्छे रिलेशन है इसलिए मुझे डिस्काउंट मिला, तो वो यहाँ जाएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने बैंक में जमा कराया, बैंक ने मुझे 2000 रुपये इंटरेस्ट दिया, वो यहाँ पे। मैंने एक रेंटल दिया, मेरा ये ऑफिस मेरा खुद का है और एक रूम मुझे लगा मुझे नहीं चाहिए यार, मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, तो वो क्या हो गया, मेरा रेंटल इनकम आ गया, उसने मुझे रेंट दिया। मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग पड़ी हुई है, बिल्डिंग का मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, मुझे वहाँ पे रेंट आ रहा है, वो यहाँ पे, वो सब बनाने का खर्चा तो रही है, इनकम तो रही है बनाने की, वो सब खर्चा मेरी अदर इनकम है, सेल्स इनकम नहीं है। सो रेंटल इनकम आप ऊपर डालो ना ट्रेडिंग में, आपको पास पैसा आ रहा है, अरे यार क्यों डालूंगा, वो मेरा प्राइमरी काम है क्या मेरा प्राइमरी काम है किसी को लोगों को रेंट पे देना? नहीं, मेरा काम है पेन बेचना। हाँ, मेरे पास एक रूम खाली था, मैंने दे दिया किसी को, फैक्ट्री में ऑफिस में एक रूम खाली था, दे दिया किसी को, तो वो मेरा रेंटल इनकम है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे दी, मेरा वो काम है क्या? मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम पेन बनाना है, पेन बनाने का खर्चा ट्रेडिंग में, पेन बनाने की इनकम ट्रेडिंग के अंदर, पर पेन जो बेचने खर्चा और जो अदर एक्सपेंस अदर इनकम है वो यहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो सेल्स के साथ मिक्स मत करना। रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मतलब मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया, रिलायंस का शेयर लिया, उसने मुझे डिविडेंड दिया 1 लाख का, मैंने शेयर इन्वेस्ट किया, उसने मुझे 5000 रुपये डिविडेंड दिया रिलायंस ने, वो यहाँ पे। अरे यार वो इन्वेस्टमेंट की इनकम है, इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट और जो भी मिलेगा वो सब यहाँ पे आएगा, वो मेरी प्राइमरी इनकम नहीं। मेरा प्राइमरी इनकम डिविडेंड कमाना नहीं है, प्राइमरी इनकम है सामान बेचना। तो सन्ड्री, मिसलेनियस रिसीट, प्रॉफिट ऑन सेल, सन्ड्री और छोटे मोटे जो भी पैसे है, मैंने कोई एनुअल फंक्शन दिया, वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहाँ पे लोगों को लकी ड्रॉ में बोला 10-10 रुपये डालो, वो सब यहाँ पे छोटे मोटे इनकम यहाँ पे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट मैंने बेचा उसमें प्रॉफिट हो गया मुझे, तो वो यहाँ पे डाल दिया मैंने। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द एसेट, मतलब कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप तो नहीं चला, ठीक है, लैपटॉप खरीदा, 1 लाख का लैपटॉप खरीदा मुझे, अब वो अब रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने उसको 1,20,000 में बेच दिया, 20,000 का फ़ायदा हो गया। तो वो जो भी मैं एसेट बेचता हूँ ना, वो उसका फ़ायदा यहाँ जाएगा। मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख में, 2 साल पहले ली थी, आज उसकी वैल्यू हो गई 15 लाख, तो मैंने 15 लाख में बेच दी, 5 लाख का फ़ायदा हो गया ना, 5 लाख का फ़ायदा वो यहाँ जाएगा, वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में हमेशा वही जाएगा जो मेरा प्राइमरी काम होता है, अगर मेरा प्राइमरी काम है तो वो वहां जाएगा। क्लियर है? ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट ऑन लॉस, जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ, अगर उससे नुकसान हुआ, मैंने बिल्डिंग 1 लाख, मैंने 10 लाख की ली और मैंने उसको 8 लाख में बेच दिया, 2 लाख का नुकसान हो गया ना, 2 लाख का नुकसान यहाँ जाएगा, लॉस ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट। भाई जो भी मैं एसेट बेचता हूँ वो मेरा प्राइमरी काम नहीं है, अगर उससे फायदा हुआ, यहाँ पे नुकसान हुआ तो यहाँ पे ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, नेट लॉस, और सब हो गया क्या? सब हो गया, हाँ सब हो गया। अब बताओ, एक बात बताओ, ये सब मैं क्यों बना रहा हूँ? ये सब मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब इनकम साइड ज्यादा होगी, एक्सपेंस कम होगा। 100 रुपए की इनकम, 80 रुपए का एक्सपेंस, 20 रुपए फायदा, नेट प्रॉफिट। 100 रुपए का खर्चा, 80 रुपए की इनकम, 20 रुपए का नुकसान, नेट लॉस। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो नुकसान यहां पे। ये ज्यादा हुआ, ये कम होगा, तो ये दोनों में से एक आएगा। सपोज करो फायदा हुआ 100 रुपए की इनकम, सपोज करो इसकी है 20 रुपए,
20 और ये है मेरा 100 रुपये, तो सॉरी ये है मेरा 80 रुपये, तो मेरा फ़ायदा कितना हो गया सर? 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। और ये जो फ़ायदा है ये मैं किसको दूंगा? अरे भाई साहब, पार्टनर्स को, जो मेरे कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के मालिक, सॉरी बिजनेस के मालिक हैं। कौन है? पार्टनर्स को दूंगा। सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, जितना भी मुझे फ़ायदा हुआ, जितना भी नुकसान हुआ, पार्टनर्स को दे दिया मैंने। और पार्टनर्स को देते ही मैं उनको कैपिटल या करंट में, पर कैपिटल करंट क्या होता है? अरे भूल गए क्या? फिक्स कैपिटल मेथड बताया ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनता है, वहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है करंट अकाउंट के अंदर, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैपिटल अकाउंट में होता है। सब ये आपको बता चुका हूँ। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। अगर सपोज करो पार्टनर 2 है पार्टनर, तो जो भी उनका रेशियो का बांट दिया इक्वल होगा। 10 रुपये तो 10 रुपये इसको, 10 रुपये इसको। और अगर नुकसान हुआ तो सर, अगर ये सपोज करो 110 रुपये हुआ, या ये 130 रुपये का खर्चा और 100 रुपये की इनकम, तो इसका मतलब है 30 रुपये का नुकसान। और वो भी मैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर ही डालूंगा। ए और बी, 15 उसको, 15 उसको। क्लियर है नहीं क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट क्लियर आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। अब मैं आपको कुछ एक जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, जैसे मैं आपको, मुझे बताना है सैलरी एंड वेजेस का, ट्रेड एक्सपेंस का, और भी कुछ एक टर्म्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट द कंसेप्ट। Okay students, so let's now deal with the important concept of wages and salary. See, wages और salaries, हम क्या होता है, वेजेस हम किसको पे करते हैं? नॉर्मली लेबर लोगों को, मजदूर लोगों को हम वेजेस पे करते हैं, जो हमारा सामान बनाने में हेल्प करता है। अगर मैं पेन बना रहा हूं तो पेन बनाने के लिए जो मजदूर होते हैं, जो मशीन पे काम करते हैं, उनको मैं बोलता हूं वेजेस देता हूं। उनको जो मैं तनख्वाह देता हूं मंथली, उसको मैं वेजेस का नाम देता हूं। और जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जो मेरे सामान बेचने में, या अकाउंटेंट्स होते हैं, या जो मेरे जो कंप्यूटर पे मेनली वर्क करते हैं मेरे ऑफिस के अंदर, जो फैक्ट्री में नहीं काम करते, उनको मैं सैलरी देता हूं। अब प्रॉब्लम ये आई कि हम इसको डालेंगे कहां पे? ट्रेडिंग में डालें, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग में वही जो सामान बनाने के लिए होता है। तो अगर क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है वेजेस और कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहां जाएगा? ट्रेडिंग। अरे डायरेक्ट खर्चा है, लेबर का खर्चा है। सैलरीज लिखा हुआ है तो कहां जाएगा? सब सैलरी लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो भी मैंने खर्चा किया वो कहां जाएगा? सैलरीज में जाएगा। और सैलरीज कहां जाएगा? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब अगर मैंने ऑफिस, मेरे नरीमन पॉइंट पे ऑफिस है, कनाट प्लेस में ऑफिस है, वहां पे मैंने सैलरी पे की लोगों को, तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि वो सामान बेचने के लिए काम आ रहा है, या मेरी बुक्स मेंटेन करने के लिए है, कंपनी रन करने के लिए, सामान बनाने खर्चा नहीं है। क्वेश्चन में सैलरी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में वेजेस आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्वेश्चन में आ गया वेजेस एंड सैलरी, कंफ्यूज हो गए, या फिर दोनों है, क्या करें? तो अगर दोनों है तो भाई आपको कहां डालोगे? पहला वर्ड क्या है सर? पहला वर्ड वेजेस है, तो पहले वर्ड की इंपॉर्टेंस समझ लो, जो पहले आएगा वो, ओके, उसकी इंपॉर्टेंस है तो वेजेस, ओके। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस है तो कहां जाएगा? सर पहला वर्ड क्या है? सैलरी, और सैलरी कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इसका वेटेज ज्यादा है तो यहां पे। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि भाई वेजेस 20% है, सैलरी 80% है, 100 रुपए का है तो 20 वेजेस है, तो वो ट्रेडिंग में और 80 वो। पर क्वेश्चन में सिंपल लिखा है वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले सैलरी उसके बेसिस पे होगा। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी कहां जाएगी? फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी जाएगी ट्रेडिंग में, ध्यान रखना, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। तो वेजेस एंड सैलरी के अंदर फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर हायर होता है, जो बताता है भाई वर्कर ऐसे काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये शिफ्ट में काम करो, तुम ये शिफ्ट में काम करो, वो उसकी सैलरी कहां जाएगी? उसकी सैलरी जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? ओनली वेजेस ट्रेडिंग, ओनली सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं की आइटम पे।
लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेड एक्सपेंस। देखो ट्रेड एक्सपेंस अगर आपके क्वेश्चन में आ गया, ट्रायल बैलेंस में ट्रेड बैलेंस अगर ट्रेड एक्सपेंस आ गया तो उसको कहाँ लेके जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंस होता है जो ट्रेड से रिलेटेड होता है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि वो ट्रेडिंग में भी आ सकता है, प्रॉफिट में भी आ सकता है। हो सकता है मैंने सामान खरीदने बेचने में जो ट्रेड एक्सपेंस लगाओ, या हो सकता है बेचने के लिए लगाओ। तो हम क्या करेंगे ट्रेड एक्सपेंस का? तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल है। कैसे? अगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर इनमें से एक भी आइटम है, इनमें से एक भी, अगर ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री एक्सपेंस लिखा हुआ है, भाई ट्रेड एक्सपेंस तो है ही, तभी तो हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस भी लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस भी है, या फिर ऑफिस एक्सपेंस है, या मिसलेनियस एक्सपेंस है, या जनरल एक्सपेंस। इन चारों में से कोई भी एक आइटम है, दो या तीन, कोई भी आइटम अगर आ गया, then the trade expense will go to the profit and loss account. Then trade expense will go to trading account. अगर ये आइटम आ गए तो ये आइटम तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही जाते हैं, आपको पता है। जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये आइटम आ गए इसका मतलब है ट्रेड एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्लियर है? अगर ये आइटम आ गए तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पर ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और अगर ये इनमें से एक भी आइटम नहीं ना, ट्रायल बैलेंस चेक करना, ट्रायल बैलेंस में कहीं जनरल एक्सपेंस तो नहीं है, कहीं ऑफिस एक्सपेंस तो नहीं है, कहीं मिसलेनियस एक्सपेंस तो नहीं है, कहीं जनरल वो तो नहीं है, ये अपना फंड एक्सपेंस तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये कहाँ जाएगा? देन इट विल गो टू, यहां लिख देता हूं, ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इनमें से कोई भी आइटम नहीं है, अगर इनमें से एक, दो, तीन, एक भी आइटम नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो याद रखना ट्रायल बैलेंस आएगा, आप देखोगे ट्रेड एक्सपेंस के बाद आप देखोगे अगर ये आइटम एक भी नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस को आप डाल दो, कहाँ डाल दो आप? अगर ये सारे आइटम, इनमें से एक भी आइटम है तो इसको कहाँ डाल दो? ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में डाल दो, खत्म। ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में, बाकी ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई भी एक आइटम हो। और अगर ये आइटम बिल्कुल भी नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब पूरे ट्रायल बैलेंस आपने देख लिया, ना जनरल है, ना ऑफिस है, ना मिसलेनियस है, ना सन्ड्री है, तो आप उसको ट्रेड एक्सपेंस को डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, ना कि ट्रेडिंग। डोंट मिक्स ट्रेड और ट्रेडिंग, दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रेड एक्सपेंस अलग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। क्लियर है? चलो ये करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's now move to the next, the expense of कैरेज एक्सपेंस। अब कैरेज जो एक्सपेंस होता है हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सी, अगर कैरेज का मतलब है भाड़ा, जो हम भाड़ा देते हैं, हम जो आने लाने का जो खर्चा होता है, तो देखो अगर मैं सामान लाने का जो खर्चा होता है वो जाएगा ट्रेडिंग के अंदर, सामान बेचने का खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो कैरेज इनवर्ड, सामान इन, आने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड, तो यार बट ऑब्वियस ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? आपका ट्रेडिंग में। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे यार सामान बेचने के लिए मैं खर्च करता हूँ ना, जब भी मैं अपने यहाँ से सामान निकालता हूँ तो कैरेज आउटवर्ड ही तो होगा। मैंने 100 रुपये का ये मैंने पेन बेचा, 20 रुपये मैंने जो खर्चा किया तिल्ली बेचने का, तो 20 रुपये खर्चा बेचने खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ कैरेज, कंफ्यूज हो गए सर, इनवर्ड भी नहीं है, आउटवर्ड भी नहीं है। क्वेश्चन क्या करता है? बहुत सिंपल सी बात है, एजम्पशन ले लो कि वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, तो आप क्या एजम्पशन लोगे कि वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, और नीचे एजम्पशन डाल दोगे, इट इज एज्यूम्ड टू बी ऑन परचेज ऑफ द गुड्स, मतलब मैंने परचेज ऑफ गुड्स में मैंने खर्चा किया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो ऑल द कैरेज एक्सपेंस कहां जाएगा? वो यहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? अगर सिर्फ कैरेज लिखा हो, अगर लिखा हो कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज इनवर्ड, तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेम फ्रेट का खर्चा, फ्रेट इनवर्ड, यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेट सिंपल लिखा हो तो कहां लेके जाओगे? आप इसको फ्रेट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फ्रेट कर लो, फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट लिख दो,
दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। और अगर लिखा हुआ हो कैरेज या फिर फ्रेट तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में मूव करते हैं।